नमस्कार। जन चौक के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसका नाम है मेरी तेरी उसकी बात। सुबह से लेकर शाम तक हर रोज तेजी से बदलते घटनाक्रम में कभी हम इस घटना पर चर्चा करते हुए पाए जाते हैं, तो कभी उस बहस के शोर में शामिल हुए पाए जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच न मेरी बात सुनी जाती है, न तेरी और न उसकी। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस तेजी से बदलते समय में, बल्कि कहा जाए कि बिगड़ते समय में, कुछ ऐसी बातें कर सकें जो हमें ठहर कर गौर करने का मौका दें। और हमारे साथ आज हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए के राय, जो कि अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के और पीयूसीएल की कोर कमेटी के सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है के भाई, कमल भाई। कमल भाई, हमको याद आता है कि जब मैं छात्र था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और आप छात्र नेता थे, तो अक्सर कैजुअल गपशप में आप एक शेर सुनाया करते थे कि अब तो हवाओं में संग उड़ते हैं, करके नीची नजर न चल बेटा। तो ये जो अ, शेर व शायरी के जरिए या जो छोटी कथाओं के जरिए जीवन में मूल्य स्थापित करने और एक दिशा देने की बड़ों की जो सीख होती थी, और हम अभी जिस समाज में रह रहे हैं, खासतौर पर पिछले 20-22 वर्षों में, अगर हम तेजी से बढ़ते बाजारीकरण और अभी पिछले 7-8 वर्षों में अगर आप दक्षिणपंथी राजनीति के उभार पर नजर डालें, तो सुबह उठने से लेके रात में बिस्तर पर जाने तक के बीच में किस समाज में हम रह रहे हैं, कैसा समाज हम रच रहे हैं, इस पर आप गौर करते हैं तो क्या पाते इरफान भाई, जिस शेर से आप बात शुरू किए उस शेर का सफर अब तमाम हो चुका है। हैं? अब जी। अगर बेतकल्लुफी से मुझे कुछ कहें कि अब कौन सा शेर याद आता है इस माहौल में, जी। तो मैं ये कहूंगा, मीर साहब जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से थाम दस्तार। दोनों ऐसी हाथों चीजें, से थाम लो दस्तार। दोनों हाथों से थाम लो दस्तार, बहुत साधारण सी लगने वाली चीजों को एक मिनट सोचने के बाद लगता है कि ये बहुत असाधारण, ये घटित कैसे हो रही है इस समय में। आज ही जो लोग मेरे साथ सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, टहलते हैं, और सभी बहुत अच्छे घुले मिले हैं, जो उसमें एक साहब बैठे थे हम लोग चाय की दुकान पे, वो कुछ ब्रेड खरीदने गए यादव जी की दुकान पे। यादव जी की दुकान पे वो ब्रेड नहीं मिला। हुआ कि भाई सैनिक के यहाँ उन्होंने कहा सैनिक बंद है, तो हम लोगों ने कहा वो अबरार भाई के यहाँ से ले लीजिए, क्या मैं उनके यहाँ सामान नहीं लेता हूँ। नहीं लेता हूँ। और बहुत अच्छे और बहुत शानदार आदमी है, उन्होंने एक मन बना लिया कि वो अबरार की दुकान के सामान नहीं खरीदते हैं। हम्म। तो उसमें नहीं कि अबरार से उनका कोई झगड़ा हो, उनके मन में कुछ बैठा हुआ है हम्म। कि जिसका नाम अबरार है, उससे मुझे कुछ ब्रेड नहीं लेना। हम्म। अब इलाहाबाद में इतने साल रहने के बाद ये सारी चीजें जो बाकी लोगों के लिए कुछ बात ही नहीं थी, जो मेरे साथ टहलने वाले मॉर्निंग वॉकर्स हैं, हम्म। मुझे भी कुछ देर में लगा कि ये वहां से ब्रेड क्यों नहीं खरीदा। ये धीरे 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 जो दरार थी, जो लैक ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस था, वो इतनी बड़ी खाई में कैसे बदल रही। हम्म। तब मैं सोच रहा हूँ कि बहुत कुछ बदल रहा है। जी। सिर्फ ही नहीं कि अबरार की दुकान से लोग अब ब्रेड नहीं खरीदने जा रहे हैं, बल्कि इलाहाबाद, मुझे लग रहा है कि इलाहाबाद में जब मैं आया तो बहुत गर्मी पड़ती थी, तो तापमान 42 तक रहता था। जी। और जब गर्मी, अब आज के दौर में जब गर्मी शुरू हो रही है, तो 45 डिग्री की और जा रही है 47 से 47.5 तक। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि ये तापमान सिर्फ मौसम का नहीं बढ़ रहा, बदल रहा है, आदमी के मिजाज का भी तापमान बदल रहा है। इसी के साथ साथ आदमी का पेशेंस जो है बहुत कमजोर हो रहा है। आदमी एक समाज में रहने के पुराने तौर तरीके से अपने को मुक्त करना चाह रहा है, और जो पुराने शहरों में जो
साथ साथ रहते थे। वो इंसान सिर्फ नहीं साथ रहते थे, विभिन्न धर्मों के लोग नहीं साथ रहते थे, बल्कि नदियां साथ में रहती थी, वृक्ष साथ में रहते थे, पार्क साथ में रहते थे, चिड़िया साथ में रहते थे, सड़क पर चलने वाले जिसको स्ट्रीट डॉग करते हैं वो भी उस समाज के हिस्से। 2 साल पहले, 3 साल पहले एक पिटीशन मैंने किया जी। इलाहाबाद में ब्यूटिफिकेशन, सड़कों के सौंदर्यीकरण और सड़कों के आधुनिकीकरण पे। तो सरकारी जो जवाब दिया वो इस शहर को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने करीब 1.25 लाख। इलाहाबाद की पूरी पहचान ही यही थी कि वृक्षों से आच्छादित शहर है, जहां मकान से नहीं, अगर किसी ऊंची इमारत पे आप खड़े हो जाए। तो जज साहब ने कहा कि इट इज वन ऑफ द रीजन, ये जो तापमान बढ़ रहा है इसका मतलब कि जो मैसिव लेवल पे, व्यापक स्तर पे जो पेड़ कटाई हुई है, तो ये संवेदना सिर्फ एक आदमी और एक आदमी के प्रति कम हो रहा है ऐसा नहीं, एक समाज का उसके इन्वायरमेंट के प्रति कम हो रहा है, उसके सराउंडिंग्स के प्रति कम हो रहा है, जिन 2 नदियों के दुआबे में हम रह रहे हैं उन नदियों के प्रति कम हो रहा है। आखिर हमारे मोहल्ले अशोक नगर में जब हम बसे तो बहुत छोटी चीज मुझे लगती है कि इसको हम सोच नहीं पा रहे हैं, ये बहुत साधारण चीजें हैं। हम बसे तो गौरैया खिड़की पे आती जाती, और जब मास कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, बिजली की लाइनें हुई, सरिया सीमेंट डस्टिंग शुरू हुई, गौरैया गायब हो गई। तो चिड़ियों का मतलब ये नहीं कि हमारे सराउंडिंग से चिड़िया गायब हो गई तो कहीं और चली गई, उनका माइग्रेशन हो गया हो, ऐसी बात नहीं। तो हमारी जीवन क्रिया है उसको उसने बदल दिया। हमको जो चिड़ियों की आवाज सुनने की आदत थी भोर में, वो हमारे जीवन से गायब हो गया। जिन नदियों को हम समझते थे कि उस पार नहीं दिखाई पड़ रहा, उसका दूसरा पार, उस नदियों पर लोग साइकिल चला रहे हैं और उन नदियों पर पैदल जा रहे हैं। तो ये सूचना का पूरा पूरा बदलाव है ना। ये नहीं है कि 2 इंसानों के बीच जो एक बदनीयत है, बदअमनी है, बल्कि उसके पीछे का पूरा जो राजनीतिक शास्त्र है, जो अर्थशास्त्र है, वो इस प्रकृति को, पर्यावरण को भी उतना ही हमारी पूरे स्पेस से बाहर कर रहा है जितना हमारा ह्यूमन रिलेशनशिप को बाहर कर रहा है। और देखिएगा कि यही जो ह्यूमन रिलेशनशिप है कमल भाई, जो जिस ह्यूमन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वो बहुत एक अगर किसी कोर एरिया में जाकर देखें तो वैवाहिक जो रिश्ते होते हैं, प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध, जिससे हम अपने समाज में युवाओं के जो एस्पिरेशन है उनको समझ पाते हैं, एड्रेस कर पाते हैं। क्योंकि आप खुद हाई कोर्ट में इतने वर्षों से वकालत कर रहे हैं, आप ये भी देखते होंगे कि जो युवाओं में अपनी पसंद की शादियों वगैरह को लेकर ये जो मामले आते हैं कि बजाय इसके कि हमेशा हर कोई अरेंज शादी पर निर्भर करे, बच्चे एक दूसरे से स्नेह और प्रेम कर लेते हैं और शादियों के लिए रजिस्टर वगैरह कराते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कोर्ट में। इसके अनुभव में, जैसे आपने अभी ब्रेड वाली एक कहानी, मैंने एक अनुभव बताया कि जो सुबह ब्रेड खरीदने को लेकर के एक नजरिया सामने आया, ये जो अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाहों को लेकर समाज में अभी क्या कुछ अनुभव आपका दिखाई देता है? देखिए, जब हम यूनिवर्सिटी में आए तो प्रख्यात हिंदी कवि और प्राध्यापक प्रोफेसर वीडियन साई की स्पीच हमने कराई थी। तो एक बात उन्होंने ऐसी कही जिसमें हम लोग को बहुत मजा आया कि अरे, टीचर भी ऐसे खुल के यहाँ बोलते हैं। नए नए हम लोग आए। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर अगर तुम गए तो इसका कोई मतलब नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ना तुम्हारा निरर्थक। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक जीवन साथी भी चुनो। और क्योंकि वो लोहिया के बहुत अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि ये जाति तोड़ो आंदोलन जातिवाद को भी ये समाप्त करेगा और दूसरा दहेज के बंधन को भी कमजोर करेगा।
इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जितना उदारीकरण है, जितना समाज खुल रहा है, जितना हमारे समय से आज के बीच में लड़के लड़कियों का मिलना जुलना बढ़ा है, उतना ही अपनी जाति के प्रति वो आकर्षण भी बढ़ा है। उस तरह के विचारधारा को लोग बहुत स्वागत नहीं कर रहे हैं कि जातिगत इस बंधन को तोड़कर प्रेम विवाह किया जाए। इलाहाबाद के बारे में, इलाहाबाद रोजगार देने का एक बहुत बड़ा कारखाना था। इलाहाबाद को दो रूप में हम लोग देखते थे। ये बहुत बड़ा ड्रीम सेलर है जहां पर हजारों लोग अपने अपने सपने को खरीदने के लिए घूमते हैं। और दूसरा, हिंदुस्तान के सरकारी नौकरियों को देने की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-3 साल में करीब 42 लड़कों ने यहाँ आत्महत्या किया रोजगार के न मिलने के सवाल पर, जिसमें 8 लड़कियां थी। भारी संख्या में लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ रहना शुरू की, जो पहले नहीं होता था। तो बेरोजगारी एक ऐसा मसला है जो छात्र छात्राओं के संबंधों को, परिवार और स्टूडेंट के रिश्ते को, मकान मालिक और छात्र के रिश्ते को, छात्र और बाजार के रिश्ते को एक तनाव में भर दिया है। और इसीलिए जिस तरफ आप इशारा किए कि प्रेम विवाह के प्रति समाज का क्या नजरिया है, प्रेम के प्रति भी लड़कों का एक बहुत बाजारवादी नजरिया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम में जो गंभीरता, प्रेम में जो सारा जीवन साथ रहने की इच्छा है, एक साथ एक दूसरे का पूरक होने की के लिए जीने की मंशा है, वो कुछ घटता हुआ दिख रहा है। और ये सारा कुछ उन तनाव के कारण है जो इस व्यवस्था जिसको जन्म दे रही है। जी कमल भाई, हाँ, तो आप कह रहे थे कि ये जो संबंधों में बदलाव आए हर स्तर पे विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच में, परिवार और छात्र के बीच में, छात्र और मकान मालिक के बीच में, बाजार और छात्र के बीच में, और कहीं उसमें सौहार्द नहीं बढ़ा, उसमें तनाव बढ़ा है। तो जो बेफिक्री थी एक जमाने की, जो 80 का दशक रहा होगा या उसके पहले का, कि हमारे समय में बीए पास करने तक कोई तय नहीं करता था कि हमको कंपटीशन देना है तो कौन सा कोचिंग, कौन सी किताब, बीए के बाद होता है। और आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कदम रखते ही, और दूसरी चीज ये कि जॉब की तरफ लड़कियों में एक जबरदस्त रुझान दिख रहा है और जॉब की भयंकर कमी है। ये सारे व्यक्तिगत और सामाजिक रिश्तों को प्रभावित कर रहे। मैंने बताया ही कि 48 सुसाइड्स हुआ, जिसमें 8 लड़कियां हैं। हम पहले सुनते थे कि फलाने हॉस्टल से आईएएस के इतने हुए, फलाने हॉस्टल से पीसीएस के इतने हुए, और आज हमारा यूनिवर्सिटी जहां पर प्रेम को ही लेकर गुनाहों के देवता लिख दिया गया, और यहाँ उस कथानक में वहां के लड़के और लड़कियां सुसाइड जोन के रूप में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखा जा रहा है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि वो कोई एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक सांस्कृतिक संकट, एक आर्थिक संकट है, एक राजनीतिक जो स्पेस उनको मिला था राइट्स को लेकर, अपने अधिकार को लेकर, अपने संभावनाओं में जो एक जगह दिखाई पड़ रही थी, वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। तो प्रेम भी उसका शिकार हो रहा है। प्रेम भी बहुत शॉर्टकट का हो रहा है। जिस प्रेम को विवाह तक पहुंचना चाहिए और सारे जीवन के साथ के रूप में होना चाहिए, वो प्रेम भी बड़ा ही, अब उसको कहिए कि वो बाजारवाद का शिकार है। उसमें वो बात नहीं जिसके परिणाम स्वरूप 2 लोग एक जीवन का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो दिख रही हैं। और सबसे बड़ा यह है कि लड़के और लड़कियां दोनों अपने जीवन को लेकर, एक भविष्य को लेकर
जिस तनाव में है, उस तनाव को हमारी पीढ़ी ने रोजगार के सवाल पर नहीं महसूस किया, आज आजीविका के सवाल पर नहीं, अब जीने की जो शर्तें हैं, जो कीमत है, उसके शर्त पर नहीं महसूस किया। तो कमल भाई, चूंकि हमारे इस प्रोग्राम का ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम कोई इसमें बना बनाया कोई रेमेडी या कोई पुड़िया दे दें कि ये लो भाई हल, ये हल देने का हमारा कोई ना तो इरादा है, ना हम शायद उसके लिए इस कार्यक्रम की परिकल्पना करके बैठे हैं। फिर भी बातों बातों में ही जब आप खुद सोचते हैं कि ये जो पूरी दिशा समाज की जिधर जा रही है, आखिरकार उसी समय में तो आप भी रह रहे हैं, तो अपने लिए जीने का जो सामान आप कैसे जुटाते हैं, कैसे हिम्मत करके अगले दिन की शुरुआत करते हैं आप, ताकि आपके अनुभवों से सीख कर ऐसे हमारे देखने वाले और सुनने वाले जो जीवन की इस आपाधापी में और समाज और राजनीति और रिश्तों की इस संक्रमणकालीन मुहाने पर खड़े होकर आपकी राय से कुछ रोशनी ले सकें। आप कैसे आज और जी लेना है कि उम्मीद अपने अंदर जगाते हैं कमल भाई? देखिए, एक परिवार के रूप में और एक समाज के सदस्य के रूप में जीने की जो शर्तें वो बहुत कठिन हो गई। पहले कुछ भाईचारा था, कुछ संयुक्त परिवार के मूल्य भी बचे हुए थे एक दूसरे की मदद करने के लिए। एक आदमी संकट में होता था तो दूसरा आदमी उसकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाता था। अब हर परिवार को, हर शिक्षित, बेरोजगार, रोजगार और अर्ध रोजगार से गुजर रहे लोगों को अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़नी पड़ी, और उस लड़ाई के साजो सामान अब उसके पहुंच से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। हम लोग जो अधिवक्ता हैं, तो हम लोगों के भी सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ, हमारी आजीविका से भी उनका आजीविका निकल रहा है। उस आजीविका के लिए जिस आर्थिक आधार की जरूरत होगी, जिस सामाजिक समर्थन की जरूरत होगी, सपोर्ट की जरूरत होगी, वो इस तनाव में, वो जो बाजारीकरण है या जो नई नीतियां उसके दबाव में छिन्न भिन्न हो रहा है। तो इस समय परिवार को लेकर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवार चलाने की जो न्यूनतम जरूरतें हैं, वो निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चूंकि सिस्टम, सरकार, रिश्ते इसमें किसी तरह की मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो जटिलता और दुरूह होता जा रहा है। जी कमल भाई, आप कह रहे थे, बीच में थोड़ा ग्लिच आ गया था नेटवर्क की वजह से, आप कह रहे थे कि परिवार में, रिश्तों में एक आशा की जो है वो कमी आप कह रहे थे कि दिखाई दे रही। जीवन जीने की शर्तें इतनी कठिन हो गई हैं, हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं हमसे इतना ज्यादा डिमांड कर रही हैं कि एक मध्यवर्गीय परिवार के तौर पे हम सारे लोग उसको पूरा करने में सक्षम नहीं अपने को महसूस करने। छोटे शहरों में भी, और खास तौर पे जहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आप सोच रहे हो, जहाँ पे पारिवारिक जीवन में और ज्यादा अपने को व्यवस्थित करने को, अपने सुख सुविधाओं में इजाफा करने को सोच रहे हो, वहाँ आर्थिक समस्या का इतना दबाव है, उसका सीधा असर परिवार के अंदर तनाव के रूप में दिख रहा है, एक उदासीनता के रूप में दिख रहा है, और समाज का जो उन परिवारों के प्रति एक निरपेक्ष भावना है, उसमें एक खास तरह की हताशा के रूप में दिख रहा है। तो ये जो दौर है, ये दौर न सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर है,
बल्कि ये एक ऐसा पारिवारिक, सांस्कृतिक और सामूहिक समस्या और तनाव को लेकर चल रहा है। उसमें हम सब जो इस समाज में जो सपना लेके, और हर परिवार, सिर्फ मेरी बात नहीं, हर परिवार के सामने जो सवाल था, उन सवालों का अब हम लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये खास तौर पे आज का दौर या एक दशक 2 दशक के बीच में जितनी समस्याएं हुई हैं, उन समस्याओं के समाधान की भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही। लेकिन कमल भाई, मनुष्य की अगर यात्रा को देखें तो वो इतना असहाय तो कभी होता नहीं। वो प्रकृति के सामने भी और जो विपरीतताएं उसके सामने आती हैं उससे वो लोहा लेता है, उससे लड़ता है, संघर्ष करता है और वो फिर एक नया आदमी बनकर तैयार होता है। ये जो निराशा के जिस घटाटोप की बात कर रहे हैं आप, और फिर हमको ये दिखाई देता है कि अभी सबसे अधिक जो सक्रिय कार्यभार हम लोगों के नागरिकों के सामने है कि हम कैसे इतिहास का बदला कैसे चुका लें। जो कुछ इतिहास की भूलें थीं उनको, मतलब जितने भी कॉलोनियल हमारे वो हों, हमको दास बनाने वाले मुगल हों, या मतलब इतिहास को हमें बदलने की एक पूरे एक प्रोजेक्ट में जैसे लगे हुए हैं, जबकि शायद जिस प्रोजेक्ट में हमें लगना चाहिए वो हमें अपनी खुशहाली के वो रास्ते ढूंढने के लिए, क्योंकि मनुष्य का जो उसकी यात्रा का इतिहास यही बताता है कि वो अपने बेटरमेंट के लिए संघर्ष करता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक आखिरी सवाल की तरह मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ये बातचीत समाप्त तो नहीं करेंगे, आगे भी हम आपके साथ ये चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आज के समय, आज जो समय सीमा हमारे पास है उसमें इस सवाल पर गौर कीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप हों, न्यूज़ चैनल्स हों, पूरा जो ओरिएंट और रीओरिएंट और एक पूरी एनर्जी को एक खास दिशा में जिस तरह खेला जा रहा है, ये लगता है कि मानव जाति के पास इस समय, भारतीय नागरिकों के पास यही एक प्रोजेक्ट बचा रह गया। देखिए, जो सत्ता, जो सरकार और जो समाज अपने लोगों के जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जो नौजवानों को अगर आप रोजगार नहीं दे पाए, एक बड़े जनसंख्या को अगर आपने शिक्षा नहीं दे पाया, समाज के दबे कुचले को आपने सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पाए, आप वृद्ध और बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे पाए उनके बाकी जीवन को जीने के लिए, तो ऐसे समाज में जो एक गहरी निराशा, जो एक गहरी निरपेक्षता रहती है, इस तरह के जो फासिस्ट शक्तियां हैं, रोजगार न दे पाने की स्थिति में, सामाजिक न्याय न दे पाने की स्थिति में, शिक्षा न दे पाने की स्थिति में, जो चेतना का पिछड़ापन है, उसमें इन सवालों की तरफ बहुत आसानी से ले जा पाते हैं। आज मंदिर और मस्जिद की लड़ाई एक पूरे समुदाय को सामाजिक जीवन से अलग थलग करने का जो प्रयास है, आज जो इस तरह से हिंसा के जरिए समाज में बंटवारा करने की जो कोशिश है, उसके पीछे भी यही रीजन है। क्योंकि एक तरफ तो हिंदुइज्म, इस देश का हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स, और दोनों में इतना अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में इतना अच्छा गठबंधन है कि वो, क्योंकि व्यापक समाज के सही सवालों का उनके पास हल नहीं है, तो उस तरह से समाज में को विभाजित करके धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें कि असली मुद्दे पीछे छूटे जाए। और यह भी असली मुद्दा है, जो रिलीजियस टॉलरेंस है, यह भी एक बहुत अच्छा असली मुद्दा है। जो हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत है, वो भी एक मुद्दा है। तो रोजगार ही नहीं सिर्फ मुद्दा है, बल्कि सामाजिक जो समरसता है, जो कंबाइंड कल्चरल हेरिटेज हमारा है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको छिन्न भिन्न किया जा रहा है। अच्छाई यह है कि जहां हम एक परिवार के रूप में एक हताशा में रहते हैं, एक
इकाई के रूप में हम हताशा में रहते हैं, वहां जब हम सामूहिक रूप से खड़े होते हैं तो इस पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा नागरिकता का आंदोलन, जैसे हमने देखा किसानों का आंदोलन, एक समूह के रूप में जब हम सोचने लगते हैं तो हम ये इस नतीजे पे पड़ते हैं कि इससे लड़ा जा सकता है। और आज भी सबके बावजूद कि सत्ता के सहारे, यहाँ तक कि न्यायपालिका के सहारे, यहाँ अब विधायिका और ब्यूरोक्रेसी के सहारे जो इस देश को खंडित विखंडित करने की कोशिश की जा रही है, उसके बरक्स, उसके विकल्प के रूप में साथ जीने और साथ रहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो यही जरूरत है कि सामूहिकता में समाज को एक इकाई मान के हम अगर सोचते हैं, तभी हमको लड़ने की मानता इसमें पैदा कर सकते हैं और तभी हम लड़ते हैं। और इसीलिए लगातार ये जो निराशा का दौर है, ये जो हताशा का दौर है, ये संघर्षों का भी दौर है, ये प्रतिरोध का भी दौर है और ये तमाम लोगों की एकजुटता का भी दौर है। तो अपनी जो पूरी एक धाती है, जो विरासत है इस देश की, जो इस संकट के समय में हमको बचाए हुए है और हमको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो सारी भावनाएं हमको एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में, इंसानियत के एक हिस्से के रूप में ताकत देती है। तो इसी नोट पर कमल भाई, जो आपने ये बातें कही, ये हालांकि इसमें ये बातें बार बार दोहराई जाती हैं, लेकिन जब जब ये ज़रूरत आएगी ये बातें फिर से सामने आएंगी कि किस तरह एक नागरिक के रूप में, एक आशा जगाने वाले व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में हमें इन सब बिंदुओं पर ज़रूर गौर करना पड़ेगा जो आपने अभी अंडरलाइन किया। हालांकि हमारी इस बातचीत का एक बड़ा हिस्सा इस बात को रेखांकित करता है कि समाज में एक संकट, चाहे संबंधों के स्तर पर, आजीविका के स्तर पर, एग्जिस्टेंस के स्तर पर एक ऐसा संकट है जिसका अभी कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है और हल की दिशा में शायद हम सब मिलकर ही कोई कोशिश करेंगे तो उस तरफ पहुंच पाएं। कमल भाई, आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हम समझते हैं कि यहीं पर बात आरंभ होकर समाप्त नहीं हो जाए, आगे भी हम कार्यक्रम में और दूसरे बिंदुओं पर आपके साथ जरूर चर्चा करने के लिए आपको कष्ट देंगे। आपका बहुत 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 आभार। आप देख रहे थे जन चौक की एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला मेरी तेरी उसकी बात, जिसमें हम खबरों के पीछे नहीं भागते और खबरों का कोई लेखा जोखा नहीं रखते, बल्कि खबरें हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर रही हैं उनकी आहट सुनने की कोशिश करते हैं। पेश होंगे अगले किसी मेहमान के साथ अगले हफ्ते। देखते रहिए जन चौक। और कुछ कहना चाहते हो इस कार्यक्रम के बारे में तो आप हमें यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।